हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी हो गई आपकी टेस्ट की? स्टूडेंट्स, टेस्ट की तैयारी हो गई आपकी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कल टेस्ट है आप लोगों का। तैयारी हो गई, ये कह रहा हूँ मैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछने थे, लेकिन ये तो इसमें सॉल्यूशन ही दे रखा है। चलो, ये वाला बता दो मुझे। ये आपको, आपने कर लिया ना ये? डीपीपी मिली होगी आप लोगों को। इसमें मुझे एक क्वेश्चन है आपका ग्राफ वाला। एक बार ये ट्राई करके बताओ मुझे ना। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हम्म। स्क्रीन नहीं आ ट्राई रही कर रहे हैं सर। क्वेश्चन? हैं? स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही। क्यों? बाकी लोग देखो, आप लोगों को स्क्रीन आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ हाँ, रही है सर। स्क्रीन आ रही है भाई। यस सर, आ रही है। ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है, ये ट्राई करके बताओ मुझे। सब लोग ट्राई करो। डीपीपी कर रहे हो आप लोग? क्लास ट्राई कर रहे हैं ना क्वेश्चन ये? यस सर, कर रहे हैं। हाँ।
और टाइम मत लो, बता दो मुझे क्या करेंगे, मेथड बता दो एक बार। सर एवरेज करंट निकालेंगे हम इसका एरिया से टाइम डिवाइड करके। जैसे इसका एरिया आएगा 20 प्लस 10/2 15। और फिर उससे हम रजिस्टर मतलब फिर यानी से। एवरेज करंट क्यों निकालेंगे इसमें, हमें ईएमएफ निकालना है। हाँ सर, एवरेज करंट से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सर एवरेज करंट 15 आएगा, 15 एम्पियर। थोड़ा और अच्छा मेथड बताओ, फ्लक्स के टर्म्स में बताओ। अभी ये थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, हम आंसर मैच कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। बेसिक से चलो, d5/dt ईएमएफ है, फिर क्या करेंगे। बता सकते हैं क्या? नहीं, देखो बेसिक से जाना है हमें। एवरेज करंट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक इतना लॉजिकल नहीं हुआ। d5/dt इक्वल टू ईएमएफ। अगर मैं इसको R से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये करंट आ गया, और इससे चेंज इन फ्लक्स मेरे पास आ गया I/dt का इंटीग्रेशन इंटू R। ये मेरा एरिया आ गया, इससे मेरा चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, और चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम मेरा उससे एवरेज ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा इक्वलेंट यहाँ से आ रहा है I/dt/t, इसलिए ये एवरेज करंट की तरह है, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, पर ये यहाँ से आया। ओके सर। सबका आंसर आ गया। यस सर। ये डीपीपी कर लिया आप लोगों ने, नहीं की अभी? अभी नहीं करी सर। अभी नहीं करी सर। अभी नहीं की? सर एसी पढ़ रहे थे। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिर इसके बाद मैं आपके उस पे चलता हूँ। फिर हम रिवाइज करेंगे, आपके टेस्ट के लिए थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे। ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप रखा है, अभी ट्राई करके बताओ मुझे। इसका मोशन कैसा होगा और क्यों होना चाहिए ऐसा। और अब हमारा सिलेबस काफी आगे चल रहा है ना। मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने वाला है, मतलब काफी आगे पहुंच गए हम। और इसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, बस इतना ही मालूम, इतना ही बाकी है। इसलिए
मैं कुछ टॉपिक्स आपके 11th के भी टॉपिक्स हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर के फॉर्मूले अगली बार देख कर आना आप लोग। रोटेशनल मोशन उसमें से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा, क्वेश्चन नंबर 10? क्लास, मुझे क्वेश्चन 10 बताओ, कौन बताया है क्लास में? सर इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड है जो इस वायर के पैरेलल है, उसके कारण फोर्स जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता पॉजिटिव है। नेगेटिव नहीं, करंट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। करंट की डायरेक्शन तो गिवन है ना इसमें। करंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। हाँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं एक्सिस सर, है। नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। चेक कर लें, हम जरा सोच लें यहाँ पे क्या नहीं, हुआ। इनसाइड है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक हाँ फील्ड ठीक है, इनसाइड है तो इनसाइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। इनसाइड। इसकी वजह से इधर होगा, हम्म, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ। ठीक, और फिर? जो बाकी दो साइड है, हाँ, जो ऊपर वाली साइड होगी, उसके कारण एक फोर्स अपवर्ड, एक फोर्स का जो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में वो ऊपर होगा, और सेम मैग्नीट्यूड से नीचे वाली साइड में वाई डायरेक्शन में नीचे फोर्स होगा इस वाली कंपोनेंट। इस वाली साइड पे जो फोर्स होगा वो ऐसा लगेगा हाँ, या वर्टिकली ऊपर हाँ, लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड नहीं हो सकता। वैसे इसका जो हर एक एलिमेंट है उसमें फोर्स अलग लगेगा, क्योंकि ये जो हर एक मैग्नेटिक एलिमेंट फील्ड है एक अलग वेरिएबल होगा। डिस्टेंस पे हाँ, है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह हाँ, वेरिएबल होगा। तो क्या ऐसे लगेंगे हाँ, फोर्स? बट हाँ, पर दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगने चाहिए। हाँ, और क्या डायरेक्शन ऐसी होगी, देखो सब लोग। तो इसके कारण जो इन दोनों का जो वाई एक्सिस में वाई कंपोनेंट होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वाई डायरेक्शन कैंसिल हो गए और एक्स हम्म, डायरेक्शन वाला और इधर हो गया। एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, जो हाँ, पहले वाले के अपोजिट होगा। हाँ, तो इसलिए नेट फोर्स इन एक्स दोनों का एक्सिस पे वेक्टर होगा। सम होगा, तो इसलिए एक्स के अलोंग ये मूव कर जाएगा, है ना? जी सर। हाँ, सही है, ऐसे ही करेंगे। तो सबको ये डायरेक्शन मिली, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी एलिमेंट्स पे, और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस हर एलिमेंट पे अलग अलग है, क्योंकि इसके डिस्टेंस इस वायर से डिफरेंट है, सबके हर एलिमेंट के डिस्टेंस अलग अलग होंगे। और जितने पास में होंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर ज्यादा होगा, दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, राइट? अब इन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट लेंगे और वो नेट फोर्स इनका सम आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, कर सकता है। ठीक है, आप लोग ये शीट प्रैक्टिस कर लेना, मैं अगली बार आपसे इसके क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ।
तो हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे फिर हेल्प लोगे अगर कोई डाउट होगा तो। ये लाइट बीम है, इसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 663 नैनोमीटर। और ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 60 डिग्री गिवन है। एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड 1 × 10⁻, यहाँ नहीं रहा, इधर लिख रहा हूँ 1 × 10⁻19, ये गिवन है, इसको हटा देंगे। Calculate the force exerted by the light beam on the mirror. सॉल्यूशन अभी आएगा, पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, बताएं मुझे।
स्टूडेंट्स आंसर ट्राई कर रहे हैं आप लोग सॉल्यूशन? ओके यस सर, कर रहे हैं। हाँ जी। सर सर 9.93 इन 10⁻⁹ न्यूटन। 10⁻⁸ न्यूटन आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है? यस सर, और आ गया। -8 न्यूटन। सर 9.93 सही है। नहीं, 1 × 10⁻⁸ आंसर ये है। ओके। तुम मेथड बता दो, अभी मेथड देख लेता हूँ। हाँ सर, आएगा सर। हाँ सर, इस पे चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे। हाँ, वो नहीं लिया तुमने शायद, है? नो सर, 9.93 इक्वल टू 10 होगा, तो फिर 1 × 10⁻⁸ आ तो आ जाएगा। जाएगा, हाँ। कैसे किया? हाँ सर 2p cos 60 होगा चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, ये cos 60 है ना, तो 2 और p क्या हो जाएगा? E/c। यस सर। तो जो एनर्जी है वो इससे निकाल लेंगे हम। ये नंबर ऑफ फोटोन गिवन है, इससे एक फोटोन की एनर्जी निकाल ले, इनटू दिस नंबर टोटल एनर्जी आ गई। और E/c ये हमारा मोमेंटम आ गया। यस सर। और ये पर सेकंड है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड आ जाएगा, इसलिए 2p cos 60/1 पर सेकंड, तो ये फोर्स दे देगा हमें। E है n टाइम्स hc/λ। देखो, सबने ये ऐसा किया, सबका आंसर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली।
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन में वर्क फंक्शन गिवन है। फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट for which stopping potential is 2.5 वोल्ट। दो क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 2.5 वोल्ट हो तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है। ट्राई करते हैं। सर पहले का 310.5 नैनोमीटर। यस सर, 310.5 नैनोमीटर। 310, 310, ठीक है। कितना आ रहा है? 310 ये 3 पॉइंट बोल रहे हो? 310.5। हाँ, अप्रोक्सीमेट 310 नैनोमीटर। तो कॉस्ट के लिए जो वर्क फंक्शन है उसको सीधे एच सी बाई लैम्डा से आंसर आ जाएगा। ये लैम्डा थ्रेशोल्ड आ जाएगी। सबका ये आंसर आ रहा है?
सर दूसरे में 191 नैनोमीटर। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 190 नैनोमीटर आ जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन हमें 4 गिवन है, तो 4 प्लस 2.5 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे 1242 अपॉन 6.5, ये अप्रोक्सीमेटली 190 नैनोमीटर। सबका आंसर आया? यस सर, आ गया। और क्वेश्चन दे रहा हूँ और ट्राई करते हैं। सर हाँ जी, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन, ओके तो सर, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस सीधे ये आता है। ठीक है और क्या तुमने कैसे निकाला फिर? चार्ज को मल्टीप्लाई करके? सर। नो सर। हाँ सर समझ नहीं आया था, उसके बाद समझ आया हाँ, मेरे। कंफ्यूज होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है 400 नैनोमीटर, और नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 1.1 वोल्ट। तो फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल। सर 6 to 1 नैनोमीटर। 620 is right। ट्वेंटी नैनोमीटर कैसे करेंगे, मेथड बताओ।
सर स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे जो होगा 3.3। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ सर 1.1 और ये एच बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, इससे वर्क फंक्शन निकाल लेंगे और 5 से लैम्डा थ्रेशोल्ड निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबका हो गया यहाँ तक क्वेश्चन? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda is incident on an isolated metallic sphere of radius A threshold wavelength is lambda naught, and given lambda naught is greater than lambda, find the number of photoelectrons emitted before the emission of photoelectrons will stop. Find the number of photoelectrons emitted before the emission of photoelectrons stop. ये ट्राई करना है, फिर हेल्प ले लेंगे। पहले मुझे मेथड एक्सप्लेन कर देंगे जो भी समझाना चाहेंगे।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग? पहले मुझे मेथड बता देंगे, पहले सोच लेंगे फिर मुझे मेथड एक्सप्लेन करेंगे। सर यस। सर अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उससे ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट कैसे होंगे? तो जीरो हो जाना चाहिए इसे फिर। जो सर इंसिडेंट लाइट ज्यादा नहीं होगी, करते हैं। इंसिडेंट लाइट होगी उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी कम होगी? आकाश। यस सर। हाँ यस सर, समझ, ठीक है सर। हाँ, वेवलेंथ कम होगी तभी तो एनर्जी ज्यादा होगी। सर हाँ जी। सर एक और डाउट है इस क्वेश्चन में कि हाँ बताओ। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो एमिशन स्टॉप कैसे, मतलब एमिशन स्टॉप कैसे हो जाएगी? वो तो कांस्टेंट होना चाहिए। वो डाउट भी क्लियर करूंगा। पहले मैं 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूँ जो और लोग सोच लें। किसी और को बताना है कुछ? सर एक सेकेंड। हाँ ठीक।
सर आप ही बताओ। देखो, जिस लाइट फॉलो हुई तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। उस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके अगेंस्ट यूज हो जाएगी, इसके हाई पोटेंशियल के अगेंस्ट ही यूज हो जाएगी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह काम करेगा, इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो हमें इसके पॉजिटिव कितना पोटेंशियल हो जाएगा कि जस्ट पूरी एनर्जी यूज हो जाएगी, वो पोटेंशियल देखना है। उस पोटेंशियल से चार्ज निकालेंगे, और चार्ज इक्वल टू एन ही उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। अब आ रहा है समझ में? और लिखो सर हिंट, दोबारा बताना सर, समझ नहीं आया। फिर से समझो। इसके ऊपर लाइट फॉल हुई स्फीयर के ऊपर, ओके सर। तो मैं सॉल्यूशन तो ये वो जो हिंट्स हैं वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन पहले समझ लेंगे तो और अच्छा होगा, है ना। तो लाइट फॉल हुई, तो लाइट फॉल होने से इसमें इलेक्ट्रॉन निकले। क्यों? क्योंकि वो वेवलेंथ इससे कम है, एनर्जी ज्यादा है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो क्या ये मेटेलिक स्फीयर है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। यस सर। हाँ, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब इसका पोटेंशियल क्या बढ़ने लगेगा। यस सर। और वो जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह वर्क करेगा। यस सर, एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होना एक बंद टाइम कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो एक तो वर्क फंक्शन में यूज होगी, और बची हुई एनर्जी इस पोटेंशियल को काउंटर करने में यूज होगी। जस्ट वो बाहर आया इससे काउंटर करके, तो तब तक जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये पोटेंशियल फाइंड करना है, और इस पोटेंशियल से हमें क्यू चार्ज फाइंड करना है। उस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज होगा, और जब चार्ज आएगा तो Q इक्वल टू एन ही उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं। तो सर हम पोटेंशियल तो 0.5 kQ/R होता है। 0.5 KQ/R, 0.5 कहाँ से आया ये? स्फीयर का 0.5 नहीं सर, हाँ, KQ KQ/R। अपॉन आर। हाँ, KQ KQ, अपॉन KQ अपॉन आर। हाँ, तो K 1/4 बाद में रख लेंगे। KQ अपॉन रेडियस इक्वल टू पोटेंशियल। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? ये काइनेटिक एनर्जी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह हो गया, तो ये किसके बराबर होगा? इसको ई से डिवाइड कर देंगे। hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। वो एनर्जी इसमें यूज हो रही है ना, यही तो हो गया। यस सर, तो इसको लिख देंगे KQE/R इक्वल टू h/λ माइनस h/λ0। हाँ, तो ये hc/λ माइनस, इससे v निकाल लिया हमने। और v आ गया, तो v से चार्ज निकाल लोगे। HCR/KE। ये वो अलग से निकालो, KQ अपॉन A इक्वल टू पोटेंशियल। तो इससे Q आ गया हमारा, Q इक्वल टू AB अपॉन K। और Q बराबर एन ही रख दो, V की वैल्यू यहाँ से रख दो, इसको एन ही रख दो, इससे एन निकाल दो। क्लियर है? यस सर। सर चार्ज वाला तो आ गया था, लेकिन फिजिकल टू यानी याद नहीं आ रहा था बस। हाँ, अब उससे एन निकाल दो।
फिर आंसर निकाल के मुझे बता दो। मैं आंसर लिख रहा हूँ, उससे मैच कर लेंगे, लिख रहा हूँ। सबका आंसर आ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। When sun is directly overhead, then surface of earth receives वन पॉइंट फोर टेन टू पावर थ्री इतने वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ सनलाइट। Assume that light is monochromatic, यानी एक वेवलेंथ है उसकी। With average wavelength 500 nanometer and no light is absorbed between sun and earth, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.5 into 10 to power 11 मीटर। इसमें हमारे पास इसके कई पार्ट हैं।
calculate the number of photons falling per second on each square meter. Of Earth's surface directly below the sun. ये एक पार्ट है. How many photons are there? Each cubic meter. Near the Earth's surface at any instant. How many photons does the sun emit per second? तीन पार्ट है, पहले आप ट्राई कर रहे हैं. सर पहले का 3.36 इंटू 10⁻³ नो, फिर से बोलो. A का 3.5 into 10⁻21. हाँ, ये सही है.
सर सेकंड वाले में ऐसा करेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें पता नहीं है तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे अर्थ के। किससे डिवाइड कर देंगे बताओ? अर्थ के वॉल्यूम से। अर्थ के वॉल्यूम से? नहीं नहीं, अर्थ के वॉल्यूम और नंबर ऑफ फोटोन का कोई रिलेशन नहीं है। नंबर ऑफ फोटोन तो इस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगे, इससे निकालो। सर वो तो निकल गए, हैं? सेकंड पार्ट में कह रहा हूँ, सेकंड पार्ट। इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस एट एन इंस्टेंट। अर्थ का वॉल्यूम नहीं है, अर्थ के ऊपर जो स्पेस है उसमें 1 क्यूबिक मीटर देख रहे हैं। तो फिर कैसे करेंगे सर? बी पार्ट किसी का मन है मुझे बताने का? अर्थ की सरफेस पर स्क्वायर मीटर कितने फोटोन आ रहे हैं ये हमें मालूम है 1 सेकंड में। अगर हम ये 1 मीटर, ये पर 1 मीटर स्क्वायर में तो हमें मालूम है, 1 मीटर हाइट ले लें तो ये क्यूब बन जाएगा। इसके ऊपर 1 मीटर हाइट का एक इमेजिनरी क्यूब मान लिया हमने। मान सकते हैं? यस सर। इन ईच क्यूबिक मीटर में ही निकाला है ना मैं, ये 1 मीटर स्क्वायर है, इसके ऊपर हाइट 1 मीटर ले ली। अब 1 मीटर लाइट को 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम निकाल लें। तो पर सेकंड हमें मालूम है इतने फोटोन फॉल हो रहे हैं यहाँ पे पर सेकंड, उतने टाइम में कितने फोटोन आएंगे वो इस क्यूबिक मीटर में होंगे। टाइम कैसे आएगा? 1/c से। इसलिए नंबर कैसे आएगा? जो पहले वाले का आंसर है, अगर इसको मैं n1 लिखता हूँ, n1 इंटू टी, ये पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, और इतने टी टाइम में कितने आएंगे? वो इतने आएंगे, वो पर क्यूबिक मीटर में आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट का आंसर आप लोग अभी बता रहे हैं मुझे, मैं लिखूं क्या आंसर? वैसे तो हो जाएगा। अभी थर्ड पार्ट बाकी है। ये जो सेकंड वाले पार्ट का आंसर है 1.2 इंटू 10⁻13, ये आंसर आएगा, और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर सर है। हाँ जी। कुछ नहीं सर, हो गया। सर थर्ड पार्ट में ये हो सकता है ना कि जितने अर्थ पर सेकंड लाइक फोटॉन्स आ रहे हैं उतने ही वो सन एमिट कर रहा है। जितने अर्थ पे आ रहे हैं उतने ही एमिट कर रहा है पर सेकंड।
यस सर। सोच लें क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी फोटॉन्स, एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट करता है। वो जो फोटोन अर्थ पे आ रहे हैं वो तो हमारे पर स्क्वायर मीटर में आ रहे हैं उतने। एक सेकंड में एक स्क्वायर मीटर में उतने आ रहे हैं। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, अभी आंसर बता दो मुझे, कैसे निकालेंगे, मेथड बता दो। सर जो फर्स्ट पार्ट में आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को? तो फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। किसका एरिया? तो 4 पाई इंटू जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। क्यों? वो तो अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ का एरिया नहीं लेना चाहिए हमें? सर सन एकदम ऊपर है ना। क्लास में कोई एक्सप्लेन कर रहा है मुझे सी पार्ट? सर सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे जो हाँ 12 यूनिट एरिया एनर्जी जो पर सेकंड ट्रांसमिटेड है वो गिवन है, तो उसको हम वहाँ वहाँ तक हम उतने रेडियस तक एक स्पेयर मान ले और हाँ, उसको ये जो निकाल दे, हाँ ये अर्थ पे जो आ रही है ना, अर्थ तो एक उसका सन के लिए सरफेस एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दे जो गिवन है हमारे पास इंटेंसिटी। हाँ तो ये सही है। 4 पाई r² का ये जो इमेजिनरी एक स्फीयर बन रहा है, अर्थ तो उसके, अर्थ तो एक पॉइंट की तरह है ना सन से, और अर्थ के ऊपर पर स्क्वायर मीटर हमें मालूम है, और जी जहां पे अर्थ है उतने डिस्टेंस पर ये हर जगह ऐसा हो रहा होगा, हर पॉइंट पर, है ना? जी तो बिल्कुल सही है। सन और अर्थ के बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो 4 पाई r² का जो इमेजिनरी स्फीयर बनेगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट पार्ट को। n3 का आंसर तो n1 जो आंसर आ रहा है इंटू 4 पाई r²। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
इसका आंसर है 9.9 10 to power 44. नेक्स्ट क्वेश्चन एसी में से दे रहा हूं फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज AC to change its value from 0 to the RMS value. From 0 to RMS value. Try करो. जीरो पॉइंट जीरो टू क्या है वो 0.02 सेकेंड नो क्या कर रहे हो तुम ये 50 का रेसिप्रोकल निकाल के बता रहे हो मुझे टाइम पीरियड वो तो पूरी साइकिल का टाइम है वो जो तुम निकाल रहे हो एक साइकिल का टाइम है वो सर 0.125 मिलीसेकेंड नहीं सर 0.0025 सेकंड. हाँ आप सही है 2.5 मिली सेकेंड यस सर, यस सर. आई इक्वल टू 0 से 2 करना है इसलिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लें टाइम 0 पे करंट 0 है और ये आई कितना हो जाता है RMS वैल्यू आई नॉट बाई √2 तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से 5/4. 5/4 5/4 इससे टाइम निकाल लोगे कैपिटल T बाई 8 को होगा सर 5/4 तो कुछ नहीं सर कुछ और कह रहे हैं क्या अभी नहीं सर नहीं नहीं हाँ इसमें अब ओमेगा की वैल्यू 2πf रख देनी है ये कितना हो गया 100 1/400 into 0.25 यही आंसर है 2.5 मिलीसेकेंड यही मिली सेकेंड में 2.5 हो जाएगा
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। LCR सीरीज सर्किट गिवन है हमें। रेजिस्टेंस 120 ओम गिवन है। और ये जिस AC से कनेक्टेड है उसके लिए EMF गिवन है हमें। हंड्रेड सेकेंड इनवर्स T। तीन चीजें निकालनी है हमें, इम्पीडेंस, पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ट्राई करते हैं इसको। सर 150 और इम्पीडेंस। Impedance is right। आई नॉट आ रहा है 0.2। Yes, वो भी right। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 0.03। नहीं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ध्यान से निकालो।
सर रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी में ओमेगा पूछ रहा है या एफ पूछ रहा है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का मतलब एफ होता है। ओ ओके सर, एक सेकेंड। एफ रेजोनेंट निकालने हैं। सर 0.005। नहीं 50 आएगी, ये देखो ध्यान से, लगभग 50 आएगी अप्रोक्सीमेट। यस सर, एक सेकेंड एक सेकेंड। यस सर, आ गई 50.354 हर्ट्ज। हाँ अप्रोक्सीमेट 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो पहले इसमें ये रिएक्टेंस निकालेंगे। रिएक्टेंस इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 100 माइनस 10, ये अप्रोक्सीमेट आ गई 90 हो। तो फिर जेड के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ जाएगी 150। और फिर पीक करंट के लिए यहाँ से ले लेंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 30 वोल्ट। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। सर मेरी F50 नहीं आ रही सर, पता नहीं। ये 100 इंटू 10⁻³ और ये है 100 इंटू -6, ये हो गए -9 और -9 और ये है 4, ये हो गए -5 -5। इसको मैं ऊपर ले आऊँ तो ये हो गए 10⁻5 और इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 10⁻4, तो ये हो जाएगा √10 इंटू 100 1 पाई इंटू 2। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है, यानी √10 अप्रोक्सीमेटली पाई से कैंसिल हो गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अच्छा, ऊपर ऊपर नहीं ले गया सर मैं, इसलिए नहीं आ रही थी। अप्रोक्सीमेट 50 हर्ट्ज। सबका ही आंसर आ गया। जी सर। हेलो, कुछ पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। नहीं सर, वो किसी ने माइक ऑन छोड़ दिया था गलती से। अच्छा ओके, तो आज की क्लास में और क्वेश्चन दूं या वाइंड अप कर दूं? थक गए? सत्य तो है नहीं सर। थकते तो है नहीं। सर और दे दो। कोई बात नहीं, बाकी सबको परेशान नहीं करेंगे। आज की क्लास मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बोलो आप लोग।
नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में। देन गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।